हेलो एंड वेलकम टू वन टफ न्यूज। एक और लाइव, और ये लाइव बहुत ही खास होने वाला है। 19 फेब ये कारवां शुरू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का। हम सभी के जहन में एक ही सवाल था कि कौन सी टीम चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल उठाने वाली है। अब ये फाइनल मोमेंट है, फाइनल की शाम है एंड इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने है। अब जब ये दो टीम, अगर हम सफर देखें तो काफी शानदार रहा है। न्यूजीलैंड अभी तक सिर्फ एक मैच हारी है और वो मैच हारी है इंडिया से। उनके सामने इस फाइनल में होने वाली है इंडियन क्रिकेट टीम जो अनडिस्प्यूटेड रही है। आज इन दो टीम्स को हम एनालाइज करने वाले हैं फॉर द फाइनल टाइम इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। मेरा नाम है आयुष और मेरे साथ जुड़ गया है अर्पित भाई। भाई लास्ट मैच है, एक्साइटमेंट बता दो सबसे पहले, क्योंकि इसके बाद हम लाइव जो करेंगे वो हम सीधा आईपीएल में करने वाले हैं। तो क्या लग रहा है, ये जो मुकाबला है ये हम पहले विटनेस कर चुके हैं। कुछ ही देर पहले की बात थी, दुबई का ही विकेट था और हम सब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि यार यहाँ पे 300 बन जाएगा, यहाँ पे 250 नहीं बनेगा, यहाँ पे कितना टोटल बनना चाहिए जो एक रिस्पेक्टेड टोटल हो। आज हम वापस से वो सेम चीज कॉन्वर्सेट करेंगे। लास्ट वाली जो कॉन्वर्सेशन थी उसको कहीं ना कहीं हम आगे फॉलो थ्रू करने वाले हैं उस पर। सबसे पहला आपका ओपनिंग रिमार्क चाहता हूँ इस पर। भाई मैं तो जैसे आपने पूछा है कितने एक्साइटेड हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि हमें ना दो ऐसी टीम्स दिखने वाली हैं जो डिज़र्व करती थी फाइनल में आना। दोनों टीमों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, बहुत बहुत फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखा के फाइनल में आ रही है। चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो इंडिया हो। न्यूजीलैंड ने एक ही मैच हारा है और हारा किससे है? इंडिया से, जो फिर फाइनल में है। जी। तो दोनों टीम्स एक टक्कर की टीम है और मैं तो भाई एक टक्कर का मुकाबला एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहा हूँ। एक्चुअली में हम ये सेम चीज हम ना बार बार बात करते आए हैं। हम कम बिल्कुल भी नहीं थे कि न्यूजीलैंड पहुंचेगी, साउथ अफ्रीका एंड आप मान के चलो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, चार टीम्स जो हमारी जुआ पे नाम था वो चार टीम क्वालिफाई करने में कामयाब हुई। इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। एक जिंक्स ये थी कि 2015 2023 दोनों ओकेजन में जो सेमीफाइनलिस्ट थे वो सेम थे एंड दोनों ही ओकेजन में ऑस्ट्रेलियन टीम ने फाइनल जीता था। इस बार ऑस्ट्रेलिया का तो पलड़ा हमने पीछे छोड़ दिया, पीछे उनको धक्का मार के निकाल के आए हैं। जो बेइज्जत करके हमने उनको बाहर कराया ना, उसमें अलग ही फील था, क्योंकि 19 नवंबर की यादें बार बार आती थी, फ्लैशबैक्स आते, अब नहीं आएंगे। अब ये नया दिन हिस्ट्री स्क्रिप्ट करने का है। इंडियन टीम के सामने जब न्यूजीलैंड होगी तो न्यूजीलैंड का जो लास्ट मैच था, मैट हेनरी के बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया को क्या पता मैट हेनरी के जो यादें हैं पिछले मैच की वो ना सताएं, लेकिन कितनी यादें सताने वाली हैं वरुण चक्रवर्ती की न्यूजीलैंड के बैटर्स को, आप बता दो। भाई जो स्पिन अटैक है जी। वो अब, पहले तो वरुण चक्रवर्ती का कहीं नाम नहीं था, पर अब अगर हम इंडिया के स्पिन अटैक की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती वहाँ लीड कर रहे हैं। अगर हम विकेट्स की बात करें और पिछला मैच जैसे आपने बताया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने जस्ट रैन थ्रू देम 5 विकेटें ली थी। और वो ज़रूर याद होगा यार उनको कि जिस तरीके से उन्हें आउट किया है, और वो सीख के भी और वो उसी चीज़ को मेरे ख्याल से दोहराएंगे नहीं और देखेंगे कि वरुण चक्रवर्ती को कैसे फेस करना है। पर ये भी ध्यान रखना है कि ये पाकिस्तान की पिच नहीं है, ये दुबई की पिच है, जहाँ पे न्यूजीलैंड के बैटर्स फॉल्टर किया है। एक बार चलो फेल हुए हैं, अब देखना पड़ेगा कि वरुण चक्रवर्ती को इस बार कैसे खेलते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं और क्या काउंटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप अर्पित ध्यान दो तो आईसीसी इवेंट्स में हमारा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर हम पीछे जाएं 2023 ओडिया वर्ल्ड कप घर में खेल रहे थे, हमारे पॉजिटिव में थी साइड, सिचुएशंस भी हमारी पॉजिटिव थी। वहां पे हमने दोनों ओकेजन में हैमर कर दिया था न्यूजीलैंड की साइड को। यहां पर भी आए, बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है हमसे, हमने वहां पर भी रौन दिया उनको। और सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, सारे खिलाड़ियों का एफर्ट था, क्योंकि ये चैलेंजिंग विकेट थी, चैलेंजिंग सरफेस थी बैटिंग के लिए। वहां पे बैटिंग भी ऐसी बात थी कि बुरी हुई। हम 250 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 250 के टोटल आराम से उतना टीम इंडिया पहुंच गई। लेकिन यहां से अगर हम प्लेयर बाय प्लेयर कॉन्वर्सेशन करें तो शुरुआत कर देते हैं अब हमारे लाइव की, जिसमें हम प्रीव्यू करेंगे। सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम का प्रीव्यू करते हैं, क्योंकि टीम बहुत सॉलिड है। मतलब ऐसा हम कह ही नहीं सकते, अंडर एस्टिमेशन हम कहते हैं ना, इस टीम को बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में वन ऑफ द टीम जिसका टेम्परामेंट बहुत कूल, बहुत काम है, एकदम शांत होकर खेलती है। इनके प्लेयर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो बाकी आप समझ जाओगे। विल यंग, रचिन रविंद्र, रविंद्र अभी 100 मार के आ रहे हैं। रविंद्र ने जब कमबैक किया था, फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी मैच खेल रहे थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, तब भी 100 आया था। किस माइंडसेट से उतर रहे हो मैच में? भाई न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, हम कम नहीं आ सकते इन्हों, ये हमने एक बार हरा दिया है। पर हम कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका एक स्ट्रॉन्ग टीम है,
और साउथ अफ्रीका भी पहुंच सकती है, न्यूजीलैंड भी पहुंच सकती है, पर न्यूजीलैंड ने दिखा दिया कि साउथ अफ्रीका को हम हरा सकते हैं और हम में दम है, और हम उन्होंने मतलब डिजर्वेडली वो फाइनल पहुंचे हैं। तो अपनी ए गेम तो वो लेके आएंगे, और मोमेंटम एक मैच हारने के बाद जिस तरीके से कमबैक किया, अब आपको डर भी लगेगा, क्योंकि दोनों जो इनके मेन प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन और रविंद्र, दोनों सेंचुरी लगा के आ रहे हैं। और सचिन रविंद्र की तो भाई कितनी तारीफ करें यार, वो इतनी यंग एज में 5 सेंचुरी, और पांचों की पांचों सेंचुरी आईसीसी इवेंट्स में। और पिछली बार तो खैर हार्दिक पांड्या ने इन्हें आउट कर दिया, पर इस बार स्पिनर्स को काउंटर करना पड़ेगा। रविंद्र बहुत बढ़िया फॉर्म में है न्यूजीलैंड की। अगर आप बैटिंग लाइनअप देखो तो सचिन रविंद्र, केन विलियमसन, उसके बाद हम मिचेल की बात कर रहे थे पिछली बारी जो हमने प्रीव्यू किया था, कि जब 2023 वर्ल्ड कप में दोनों मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट मिचेल ने सेंचुरी लगाई थी, पर मिचेल फॉर्म में नहीं थे। अब जो पिछले मैच में उनके रन्स आए हैं, उनके 49 रन्स बनाए हैं, फॉर्म उनकी दोबारा आ रही है, तो एक मेरे हिसाब से डेरिल मिचेल भी एक की प्लेयर होंगे इस मैच के लिए, क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। पिछले मैच में अभी जो ग्रुप स्टेज मैच हुआ वहाँ फ्लॉप हुए, पर मुझे ऐसा लगता है कि रन्स बना के आए हैं, तो एक की प्लेयर वो भी होंगे। की प्लेयर वो भी होंगे। एंड आपने सचिन रविंद्र की बात करी, ही इज वन सच प्लेयर हु नोज हाउ टू बैट अगेंस्ट स्पिन। बिल्कुल, लास्ट मैच में उन्होंने फॉल्टर किया है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन ये बंदा ऐसा है जो अपनी मिस्टेक से सीखता बहुत जल्दी है। बिल्कुल। स्पिन कंडीशन इनको खेलनी आती है, पास में इन्होंने इंडिया को बहुत मारा है। इनफैक्ट व्हाइट वॉश हुआ था, लास्ट लाइव में भी हम बात कर रहे थे, वो सेम, बस एक लाइन दोहराऊंगा, वहां पर सचिन रविंद्र ने खुल के रन बनाए थे, इंडियन कंडीशंस में इंडिया को मारा था, तो हम हल्के में नहीं लेंगे। नीचे आते हैं, हम विल यंग को भूल गए। एक्चुअली विल यंग, इनके रन्स नहीं रन्स नहीं आ रहे, पहले मैच में आए थे, फिर नहीं आए, फिर शांत हो गए तो। शांत हो गए। लेकिन वो भी है, पावर प्ले को कैपिटलाइज करना उनको बहुत अच्छे से आता है। तो विल यंग कैसे पार्टनर करते हैं सचिन रविंद्र के साथ, कितना थ्रेट पैदा करते हैं इंडियन बॉलर्स के लिए। टॉप ऑर्डर में मेरे ख्याल से अगर आपने सचिन रविंद्र को आउट कर दिया, तो दूसरे प्लेयर केन विलियमसन के बाद विल यंग होने वाले हैं, जो जिनको आप जल्दी पवेलियन का रास्ता दिखाना चाहोगे। फिर बारी आती है टॉम लेथम भाई। बिल्कुल। ये बंदा ऐसा है जो किसी टीम के अगेंस्ट अच्छा खेले ना खेले फर्क नहीं पड़ता, इनकी फॉर्म पास के मैचेस में कैसी नहीं हो, इंडिया सामने है, ये इंडिया को अच्छे से समझते हैं और इंडियन बॉलिंग लाइनअप की धुनाई भी करते हैं। क्योंकि स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं ना, और स्पिनर्स, हम स्पिन पे ही रिलाय कर रहे हैं इस समय, और वो स्पिनर स्वीप्स बहुत अच्छा लगाते हैं, रिवर्स स्वीप उनके पास है, सारी शॉट्स जो अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो और अगर आपको स्पिन अच्छी खेलनी आती है, तो ऑब्वियसली आपके रन ज़रूर लगेंगे, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हो। चलो स्टार्टिंग में खेलते तो पेसर्स थोड़ा आ सकते थे गेम में, पर आप मिडिल ओवर्स में खेलते हो तो वहाँ स्पिन ज़्यादा होती है, इंडियन स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, पर अगर आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हो तो वहीं टॉम लेथम के रन ज़रूर आएंगे। पर ये पिच जो है ना, वो थोड़ा उनके लिए कंसर्न है। पिछले मैच में भी टॉम लेथम को उन्होंने रन्स बनाने नहीं दिए थे, नहीं, और यही देखने वाली बात होगी भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो गेम है ना, वो इंडियन स्पिनर्स और न्यूजीलैंड के बैटर्स, अगर न्यूजीलैंड के बैटर्स इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, तो मुझे तो ऐसे लगता है भाई न्यूजीलैंड भी मैच जीत सकती है। ऐसा नहीं न्यूजीलैंड मैच नहीं जीत सकती। वो अब हम बार बार क्या रिपीट करें, इंडिया से हारी है, लेकिन सिर्फ एक मैच हार कर आ रही है, और उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल बना दिया था। ये हम क्यों भूल रहे हैं, 362 रन भाई, छोटी बात नहीं होती। इतने बड़े स्टेज पे आप परफॉर्म करने जा रहे हो, और वहां पर आप इतना शानदार प्रदर्शन करके दिखा देते हो कि सामने वाली टीम कहती है भाई ये कैसे होगा, ये तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, हम कैसे करेंगे। और मेरे ख्याल से वो जो माइंडसेट था ना, 362 वो साउथ अफ्रीका के दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से जो एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन स्टार्टिंग में एग्जैक्टली फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन, उसके बाद कोलैप्स हो गया। डेविड मिलर, हाँ हालांकि एक अच्छी बैटिंग देखने को मिली, 100 लगाया, उनको कोई साथ दे देता हाँ, तो हो सकता था कुछ, अदरवाइज वो 360 और और रन इतने ज्यादा बना दिए थे अरे कि उनको हर, चाहे विकेटें गिर भी रही है, पर आपको दार नहीं 10 ओवर्स पर 10 रन पर ओवर आपको बनाना ही है, तो प्रेशर आप पे आएगा ही। और न्यूजीलैंड की यही भाई बैटिंग दर्शाती है कितनी बढ़िया इस समय वो बैटिंग कर रहे हैं। एंड हम इतना बात कर रहे हैं, गेम फिलिप्स को हम भूल गए हैं, हम बोले बोले कि नीचे नीचे आ रहे भाई, लास्ट मैच में उन्होंने ना बुलाने वाला काम फिर से कर दिया है। एक और रन गेटिंग, एक और पावर हिटिंग उनके बल्ले से देखने को मिली है। एंड मेरे ख्याल से ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग इस टाइम लाइमलाइट में इतनी नहीं नजर आ रही होगी जितनी उनकी फील्डिंग है भाई, हमेशा रहेगी। ही हैज चेंज द डायमेंशन ऑफ फील्डिंग इन
वर्ल्ड क्रिकेट। एंड आई थिंक हम जडेजा की बात कर ले रहे हैं, हम स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल, विराट कोहली, केएल राहुल, हम इनकी बहुत बातें करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप न्यूजीलैंड की पूरी टीम को देखोगे ना, हर एक बंदा फील्डिंग में 110% कंट्रीब्यूट करता है। चाहे वो बैटिंग से नहीं आई, बैटिंग से चलो लीन पैच था, खराब फॉर्म थी, फील्डिंग से वो 110% परफॉर्म करता है। 10 से 15 रन हर एक फील्डर अगर रोक रहा है ना, तो आपकी टीम ऑलरेडी विनिंग वेस में जा रही है। वहां पर ग्लेन फिलिप्स 10-15 नहीं 30-40 रन बहुत इजीली रोक लेते हैं और आउट करते हैं। कैच पकड़ लेते हैं यार। यार विराट कोहली, बाबर आजम नहीं, मोहम्मद रिजवान की कैच कपल ऑफ टाइम पास्ट में हमने देखा हुआ है, मतलब ये पहली बार तो था नहीं है। गेम चेंज हो जाती है भाई। अगर आप एक मेन प्लेयर की कैच पकड़ लो, आप विराट कोहली की कैच पकड़ लो जो एक फॉर्म में चल रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, और आपको पता है उनका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है और नॉकआउट्स गेम है, चाहे ग्रुप स्टेज भी है, पर विराट कोहली जैसे प्लेयर की अगर आप ऐसी कैच पकड़ लो तो गेम का पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट हो जाता है। और उसके बाद रविंद्र जडेजा की कैच जो केम विलियमसन ने बाद में पकड़ी, वो भी बहुत बढ़िया कैच है। और एक चीज, तो स्टैंडर्ड्स तो भाई न्यूजीलैंड के और मेरे ख्याल इंडिया से ज्यादा है। इंडिया फ्लॉप कर रही है, इंडिया की फील्डिंग में अभी भी सवाल है। पर रही बात न्यूजीलैंड की फील्डिंग की, तो भाई स्टैंडर्ड्स इनके बहुत हाई है। हर प्लेयर के जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बॉलिंग की। अब बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, माइकल ब्रेसवेल को मैं भूलूंगा बिल्कुल नहीं। बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन बॉलिंग सटल कराई है इन्होंने, लाइन लेंथ पकड़ी हुई है, ज्यादा टर्न पे बिलीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि टर्न हो नहीं रही है उनकी, क्योंकि ज्यादातर मैचेस उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टर्निंग ट्रैक है नहीं। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे दुबई में, तो उनके जहन में होगा कि अगर टीम बाद में बॉलिंग करती है तो उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि क्रैक्स खुल जाते हैं वहां पे। अच्छी बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं हम माइकल ब्रेसवेल को। एंड एक और स्पिनर है, तो एक और खतरा पैदा करने वाला यहाँ पे बंदा हाजिर है इंडियन टीम के सामने। बैटिंग अच्छी होती तो मेरे ख्याल से ये ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में हम इनको डाल देते। ऑलराउंडर है, लेकिन अभी तक वो प्रूव नहीं कर पाए चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल। तो चलिए बाकी अच्छा, ब्रेसवेल की बात कर रहे थे, प्रूव ही कहाँ कर पाया, मतलब जो जितना वो कर सकते हैं ना उतना कहाँ ही आया, उनकी बैटिंग नहीं देखने को मिली है। हम फाइनल मैच हम देखना चाहते भी नहीं है। हाँ। अब वो अगले टूर्नामेंट में, अगले बायलेटरल में भाई कर लो जितना करना, यहाँ मत करो भाई उसमें ज्यादा है। अब आते हैं बड़ा सवाल, मैट हेनरी सोर शोल्डर 29th ओवर में सेमीफाइनल में हेनरिक क्लासन की कैच लेने के जो प्रयास किया गया था, प्रयास अच्छा था, लेकिन उस चक्कर में उनका शोल्डर हो गया है इंजर्ड। अब इंजर्ड शोल्डर था, डॉक्टर्स ने असेस किया, स्टिल वो गेंदबाजी करने आए, लेकिन 7 ओवर ही कराए, सारा 10 का कोटा नहीं पूरा किया, या क्वेश्चन नहीं खड़े हो गए कि अगर फुल्ली फिट थे तो 10 ओवर क्यों नहीं करवाए। अब हाँ, हो सकता है कि टीम उस टाइम जीत ही रही थी, तो नहीं करवाया, रेस्ट करा दिया, क्योंकि प्रिकॉशन केस हाँ। लिया उसे। तो मैं क्या लगे अगर मैट हेनरी लेट्स से नहीं होते हैं तो इंडिया कहाँ जाएगी? भाई मैट हेनरी अगर होते ही नहीं है फिर तो गेम इंडिया की हो जाती है, क्योंकि मैट हेनरी स्टार्टिंग में मैट हेनरी ही है जो विकेट्स लेके देते हैं। क्योंकि रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मैट हेनरी से, शुभमन गिल को बहुत प्रॉब्लम होती है जब भी टप्पा पड़ के बॉल अंदर आती है, या अंदर जरूर अक्सर बॉल जब अंदर आती है शुभमन गिल को बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो काम मैट हेनरी बखूबी करते हैं। सीम मूवमेंट भी कराते हैं, साथ ही साथ स्विंग भी उनकी बहुत अच्छी है, बॉल को लहरा भी लेते हैं, और इंडिया के अगेंस्ट तो रिकॉर्ड है ही अच्छा। तो अगर मैट हेनरी नहीं खेलते तो भाई इंडिया की तो यहाँ बल्ले बल्ले, पर मेरे हिसाब से ऐसे होगा नहीं। फ्रैक्चर तो नहीं है यार, फ्रैक्चर नहीं है और इसके सोर बाद शोल्डर है, तो 2 दिन का टाइम है, तो ट्राई करेंगे कि पूरी तरीके से ये रिकवर कर जाए, और क्योंकि 2 दिन का टाइम है तो खेले नहीं मेरे हिसाब से। यार मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ना खेले, लेकिन खेल जाए ज्यादा तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं चाहे, कोई इंडियन फैन नहीं चाहता कि यार मैट हेनरी हमें वापस से वो फियर लेकर आए। 5 विकेट लिए थे, 5.5 के अराउंड के इकोनॉमी के साथ, तो बंदा रन भी नहीं दे रहा है, कंजूस है एक नंबर का। ऊपर से आपके स्टार्टिंग से लेके एंड तक के बल्लेबाजी को एकदम खतरा वैसा करके भाई कोई भी आ जाए इनके सामने तो विकेट चटकाए है। और हमने मैच जीत लिया था, पर अगर याद हो तो 30 पे 3 आउट कर दिए थे इंडिया को, ये दबाव में इंडिया को ले आया था। और ये मैट हेनरी और इनके जो साथ में काइल जेमिसन दोनों एक ही काम करते हैं, और दोनों इंडिया के अगेंस्ट विकेट्स लेके देते हैं, सी मूवमेंट कराते हैं, और बॉल को चाहे चाहे ज्यादा हवा, मतलब पिच उनकी कंडीशन, पिच फेवर ना भी कर रही हो तो पर जो नई बॉल है उनको उसको मूव कराना अच्छे से जानते हैं भाई। अच्छे से जाते हैं, बिल्कुल। लास्ट प्लेयर है, लास्ट मैन स्टैंडिंग, विल ओरूक। भाई क्या करेंगे, रूकी है नहीं, वैसे नाम में ही रूकी है इनके बस।
विलियम और ये ना मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स के लिए हैं कि हाइट एक्सट्रैक्ट करते, हाइट ज़्यादा है इनकी तो बाउंसर्स आती हैं और साथ में ये यॉर्कर्स भी अच्छी करा लेते हैं। एक है इनके, ये जब भी श्रेयस अय्यर आएंगे ना तो इनको लगा देंगे, क्योंकि पिछली बार भी बाउंसर के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर को आउट किया था और इस बार भी पक्का बाउंसर से टेस्ट करेंगे श्रेयस अय्यर को। और रूकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पास हाइट है, चाहे दुबई के पिच पे बॉल बाउंस इतनी हो नहीं रही जितनी मतलब कराची या फिर लास्ट मैच होने वाली वो भी हुई है। पर जो उनके पास हाइट इतनी है कि चाहे कम बाउंस हो रही है तब भी वो एक शोल्डर हाइट पे तक बॉल बाउंस करा देते हैं। तो श्रेयस अय्यर एक बैटल होगी विलियम और रूकी और श्रेयस अय्यर की, जो देखने वाली होगी भाई। देखने वाली होगी। चलिए, न्यूजीलैंड की तो हमने बात अच्छी खासी कर ली है, अब आ जाते हैं हम भारतीय टीम पर। बहुत काबिले तारीफ परफॉर्मेंस, अभी से नहीं, इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। इनफैक्ट इंग्लैंड भी छोड़ दीजिए, वनडे वर्ल्ड कप से ही जो विजय रथ था वो तो चला ही आ रहा था। फाइनल मैच हम हारे, उससे पहले सारे जीते थे। उसको अगर एक वक्त को अगर हम भुला भी दें तो बाद के भी जितने ओडीआईस खेले हैं परफॉर्मेंस डिप नहीं हुआ है। खासकर रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में एक माइलस्टोन अचीव किया। जितने आईसीसी टूर्नामेंट है, डब्ल्यूटीसी को भी मिला लीजिए, क्योंकि धोनी के टाइम पर डब्ल्यूटीसी नहीं था, डब्ल्यूटीसी के भी फाइनल में टीम पहुंची है। वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, नाउ इट्स द फोर्थ आईसीसी चैंपियनशिप जिसमें एंट्री ले लिया इंडिया ने फाइनल में। एंड यहां से आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहोगे। जो टी20 वर्ल्ड कप में हमने कारनामा कर दिया था ना, उसको कंटिन्यू करना है। एक और मेजर माइलस्टोन जो रोहित शर्मा अचीव कर सकते हैं अपने करियर में, वो होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025। दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होंगी, नेगेटिविटी को आसपास नहीं आने देंगे, लेकिन रोहित शर्मा एज अ बैटर परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा है चैंपियंस ट्रॉफी का? भाई देखो, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो लगा ही है, पर रोहित शर्मा की गेम ही थोड़ी अब ऐसी है। रोहित शर्मा रुक के खेलते ही नहीं है। उनको बस ये है कि मैं अग्रेसिवली ही खेलूंगा। अगर वो वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं तब भी वो आगे बढ़ के छक्के लगाएंगे, अगर वो वहाँ स्ट्रगल नहीं भी कर रहे हैं तब भी आगे बढ़ के छक्के लगाएंगे। उनका काम अब यही है कि मुझे स्टार्टिंग के ओवर्स में एक पॉजिटिव स्टार्ट देना है, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ बैटिंग करनी है। और ये चीज़ ना हम पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप में देख रहे हैं भाई, चाहे विकेट्स गिर भी रही हैं पर उनकी रन रेट ड्रॉप नहीं हो रही। 5-6 की स्कोरिंग रेट से वो रन्स बना रहे हैं, और इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप में डेप्थ इतनी है। भाई मुझे जो इस समय जो इनकी बैटिंग लाइनअप है वो बहुत सॉलिड लगती है, क्योंकि नीचे रविंद्र जडेजा तक बैटिंग है। इनके पास ऑलराउंडर्स जो 3-3 है, और जो काम अक्षर पटेल कर रहे हैं ना भाई, काबिले तारीफ है। चाहे वो 20-30 रन्स बनाते हैं, पर पिछली बार भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 30 पे 3 आउट हुए थे, अक्षर पटेल ने वो काम किया था। इस बार ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, और जब श्रेयस अय्यर आउट हुए तब भी ऐसे लग रहा था भाई प्रेशर आ जाएगा, 130-134 पे 3 आउट हो गए तो शायद अब विकेट्स ना गिर जाए, पर अक्षर पटेल आए, चाहे 27 रन बने। इनफैक्ट अक्षर पटेल ने श्रेयस अय्यर के साथ जो पार्टनरशिप बिल्ड की, जब कोहली जा चुके थे, जब पीछे आके रोहित शर्मा, शुभमन गिल गिर चुके हैं, तब जो पार्टनरशिप बिल्ड करी है ना, मेरे ख्याल से उसने काम कर दिया वहां पे आके। एंड सेम इम्पैक्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डाला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हम देखते नहीं है जनरली इतना बैकफुट पे रहे। वहां पर आके इतना बैकफुट पे ढकेलना, मेरे ख्याल से पूरी इंडियन टीम, पूरी इंडियन बैटिंग सपोर्ट कर रही है इस वक्त पर अक्षर पटेल को टू बैट अहेड ऑफ केएल राहुल। फॉर लेफ्टी इम्पैक्टफुल है, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन लेकर आ जाते हैं, और वो पॉजिटिव रहा है अभी तक टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल यार भाई, मेरे लिए तो वो गेम चेंजर है इस समय, क्योंकि जब जब प्रेशर आया है इंडिया पे, उन्होंने प्रेशर सोक इन किया है और एक पार्टनरशिप डेवलप करी है और वापस प्रेशर दूसरी ऑपोजिशन पे डाला है। ऑपोजिशन पर डाला है, बिल्कुल। और अब हम नीचे आए तो केएल राहुल हो गए। शुभमन गिल, मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी, जो इंग्लैंड वाली सीरीज से लेकर आए थे, वो ऐसी थी कि जमीन से आसमान तक की वाली। मतलब आप फर्स्ट से अर्श पे चले गए हो, और उन्होंने वही डिमीनर फर्स्ट मैच में भी चैंपियंस ट्रॉफी के दिखाया, 100 वहां पे लगा दिया बांग्लादेश में। लेकिन उसके बाद जो उनकी फॉर्म डिप हुई, मेरे ख्याल से वो बहुत, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ही सारे रन बना दूं। भाई जरूरी नहीं है। अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए ना, वहां आपका काम है कि आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करें विराट कोहली के साथ, क्योंकि विराट कोहली को भी टाइम चाहिए होता है। लेकिन विराट कोहली एंकर रोल प्ले करते हैं, वो हर एक बॉल पे सिंगल लेने का एटलीस्ट ट्राई करते हैं। जो रनर बॉल चलता है ना, वो विराट कोहली की वजह से चलता है। आप अगर उनको सपोर्ट कर दोगे ना, तो क्या पता विराट कोहली आपको उतना गेम दें और आप हिटिंग शुरू करो, आप 100 लगाओ और विराट कोहली उस टाइम 40-45 पे हो।
बाय चांस आप आउट हो रहे हो तो विराट कोहली आपका किरदार लेने और पीछे वाला बल्लेबाज एंकर रोल प्ले करने लगा। आप ये कह रहे हो कि वो थोड़ा टाइम लेके टाइम एग्जैक्टली आप वनडे क्रिकेट है यार, T20 आइज थोड़ी ना है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको सारा कुछ 6 स्टार्टिंग के 6 ओवर में ही करके दिखाना है। नहीं तो आप टीम से भाई आपने देखो प्रूव कर लिया है, आप ऑलरेडी वाइस कैप्टन हो, वो वाइस कैप्टेंसी को प्रूव कर दो। फाइनल एक बहुत बड़ा मौका होगा, बड़े मौकों पर शुभमन गिल कैसे होते हैं, क्या माइंडसेट लेकर उतरते हैं, क्या टेम्परामेंट है, कितने कूल हैं, वो स्टार्टिंग की 5 बॉल से ही पता चल जाएगा। 5 ज्यादा हो गई हो तो 3 से ही पता चल जाएगा। शुभमन गिल मतलब ट्राई करें यार कि बॉल ना मिडिल पे लगे, स्ट्रगल हाँ जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग की 5-10 बॉलों में ही पता चल जाएगा। अगर बॉल मिडिल पे आ रही है, वो अच्छे से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो भाई शुभमन गिल को कोई रोक नहीं सकता। पर कंसिस्टेंसी हमेशा से ही ना इस बल्लेबाज के साथ कंसिस्टेंसी एक फैक्टर रहा है। इस बार हमें लगा था कि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके की आपने बताया फॉर्म थी उनके साथ और लगातार रन्स बनाएंगे, पर फिर से जो क्रूशियल मैचेस होते हैं वहाँ पर वो फिर से फ्लॉप हो गए। अगर आप क्रूशियल मैचेस में नहीं चलोगे, आप नॉकआउट्स में नहीं रन बनाओगे, तो आप बड़े बड़े टूर्नामेंट कैसे जीतोगे? वो तो शुक्र है भाई हमारे पास विराट कोहली है। बिल्कुल अगर हमारे पास विराट कोहली ना हो, हम कोई टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। मैं चाहे भाई सच बात है ये, तुम जितना भी चाहे यार कैसी बात स्टेटमेंट है, छोटे भाई ये सच है। छोटे मौकों पर जो चलते हैं, हाँ ठीक है, अगर हम उन छोटे मौकों पर बांग्लादेश के अगेंस्ट हम पीछे आके अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में और हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में ग्रुप में नहीं अच्छा करते, है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम है, जब नॉकआउट की बारी आती है, जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है आपके ऊपर, तब आप कैसा खेलते हो वही दर्शाता है कि आप एक बड़े बल्लेबाज हो या नहीं, आप एक वर्ल्ड क्लास बैटर हो या नहीं। हम कंपेयर करते हैं उनको सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली से कंपेयर करते हैं कि ये आने वाले विराट कोहली, हमने उन्हें प्रिंस का टैग दिया है। पर विराट कोहली को अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से ही 2011 वर्ल्ड कप से ही देखोगे, तो जब जब एक बड़ी इनिंग्स खेलने का टाइम आता है, जब जब सेमीफाइनल आता है, फाइनल आता है, विराट कोहली चढ़ के खेलते हैं और वो दिखाते हैं कि भाई प्रेशर गेम में तो मैं ही रन्स बनाऊंगा। और शुभमन गिल अगर बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो भाई उनको इन फाइनल सेमीफाइनल्स में रन्स बनाने ही पड़ेंगे। इम्पैक्टफुल नॉक उस वक्त पर खेलो जब टीम को बहुत ज्यादा सबसे अटमोस्ट जरूरत है। आप अगर आप ग्रुप में खेल रहे हो ना, तो ये 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। विराट कोहली का अगर आप T20 वर्ल्ड कप याद करो, अभी पूरा नीम पैच, इंडिया हार गई थी भाई अगर विराट कोहली रन्स ना बनाते। मैं वही कह रहा था कि पूरा उनका सीजन अच्छा नहीं जा रहा, उन्होंने फाइनल में आके वो प्रूव कर दिया कि हाय था वाई आई एम द किंग। उन्होंने प्रूव कर दिया कि किंग बड़े मौकों पर चलता है जब टीम स्ट्रगल कर रही होती है, वहां पर आके उन्होंने परफॉर्म किया एंड सारे शो स्टील कर लिया उन्होंने। कौन निगाहें ले गया? सारी विराट कोहली। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव ने कुछ इम्पैक्टफुल नॉक्स खेली थी, तो वहां पर आपको आके प्रूव करना था। विराट कोहली ने अहम मौकों पर रन बनाए और टीम ने फाइनल जीता। यहाँ पर ये गेम जो है वो शुभमन गिल को डिसाइड कर सकता है कि उनकी जो बैटिंग है, उनकी जो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इन फ्यूचर। क्या वो लिटरली जो हम कहते हैं ना कि ओडीआईज में कैप्टेंसी कौन करेगा, क्या वो बुमराह होंगे, क्या वो हमारे प्रिंस शुभमन गिल होंगे, यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि आप बड़े मैचेस में कैसे नॉक्स खेलते हो। जैसे आपने बोला ना कि यही नॉक्स हमेशा याद रहती, हाँ तो भाई यही याद रहेंगी। अगर आप फाइनल्स में रन बनाओगे ना, तो सबको याद रहेगा कि शुभमन गिल ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में रन बनाए। रन बनाए थे। क्योंकि फाइनल ही याद रखता है भाई हर कोई, सेमीफाइनल भी थोड़ा बहुत याद रखते हैं, पर जो फाइनल में नॉक खेली होती है, जैसे हम 2011 वर्ल्ड कप के एमएस धोनी की नॉक, वो भी सेम था कि एमएस धोनी ने पूरे वर्ल्ड कप में रन नहीं बनाए थे, पर बातें हुई कि युवराज सिंह से पहले आ गए, पर जैसे उन्होंने वो नॉक खेली, आज तक भाई वही नॉक याद। एवरीवन नोज अबाउट लाइक कि टॉप ऑर्डर में गौतम गंभीर ने अच्छी नॉक खेली थी, बट और उसके बाद धोनी की खेली वर्ल्ड वो कप में याद हमेशा वो छक्का ही किया जाता है। और गौतम गंभीर की भी याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि वो फाइनल में आई थी, क्योंकि वो तब आई थी जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपको भी भाई अगर बड़ा प्लेयर बनना है, तो इनिंग्स तब आनी चाहिए जब इंडिया को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। अब हम आते हैं केएल राहुल पर एंड फिर हम बात करेंगे ऑलराउंडर्स की। भाई केएल राहुल ने जितना मुझे इंप्रेस किया ना, मेरे ख्याल से उतना ही आईसीडी फैंस को भी इंप्रेस किया है। लास्ट मैच कह सकते हैं हल्का फुल्का फंस गया था हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद। अच्छा, जब पहले भी केएल राहुल, हार्दिक पांड्या तो बाद में आए, हाँ। केएल राहुल उससे पहले भी मतलब बढ़िया खेला थे। तब श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे थे ना, हाँ, तो फिर तब विराट कोहली पर सपोर्ट कर रहे थे वो। तब विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे ना, तो मेरे ख्याल से उतना जो लाइमलाइट थी हाँ। वो थी नहीं। विराट कोहली के आउट होने के बाद जब केएल राहुल पर प्रेशर बढ़ा, हाँ। वो रिलीज किया
हार्दिक पांड्या के छक्कों ने पर वहाँ खड़े हुए थे केएल राहुल। खड़े हुए थे। वो खड़े रहना ही बहुत ज़रूरी है। केएल राहुल अक्सर हम देखते हैं कि आउट हो जाते हैं प्रेशर सिचुएशन पे, पर इस टूर्नामेंट में उन्होंने दिखाया है कि गेम अगर मेरे तक आ जाती है, 5 नंबर तक आ जाती है, तो मैं मैच जिताऊँगा, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। और पिछली इनिंग्स देख के भाई मज़ा तो बिल्कुल मेरे को केएल राहुल ने क्या। और लास्ट से जो छक्का पड़ा है ना, हाँ। वैसे दिल खुश कर देने वाला छक्का था और यही से सेट दिखाया भाई उन्होंने। पहले वो इस बार पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले, उन्होंने बाउंड्रीज लगाई हैं और चढ़ के खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिंगल करने पे वो सिंगल डबल नहीं दिखाई, पॉजिटिव इंटेंट दिखा कि अगर बॉल आएगी मैं मारूंगा भाई। यार इनफैक्ट जब विराट कोहली आउट भी हुए थे ना, तो उनका रिएक्शन नहीं थे, वो कह रहे थे भाई तेरे को 100 कंप्लीट करना चाहिए था, मैं तो मार ही रहा था। वो जब भी बॉल मिल रही थी, एक गंदी बॉल चौका छक्का उन्होंने लगाया। यहाँ से प्रेशर जो था वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था। विराट कोहली का टाइम ले लेते 100 लग जाता, लेकिन माइंडसेट जो है वो केएल राहुल का बहुत सॉलिड था। जब विराट कोहली के साथ वो खेल रहे थे तब भी, क्योंकि उन्हें भी पता था विराट को अगर लेट्स से विराट कोहली 100 के लिए जाती, विराट कोहली 100 के लिए नहीं गए, इसीलिए वो आउट हुए। विराट कोहली जीत के लिए जा रहे थे, उनके लिए जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। विराट कोहली 100 के लिए जाते, केएल राहुल ने उनका काम आसान कर दिया था। बॉल्स भी थी अपने पास और सामने दो ऐसे बल्लेबाज थे जो ऑलरेडी टिक के खेल रहे थे। उनके बाद पता था जडेजा आने हैं, हार्दिक पांड्या आने हैं। विराट कोहली आउट हुए, उन्होंने कहा अब चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा रुक के खेलना है। जब हार्दिक पांड्या ने छक्के मारने स्टार्ट किए तो उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना स्टार्ट किया कि रन बॉल मैं चलता रहूं, मैं डॉट में करता हूं, अब हार्दिक पांड्या देख लेगा। हार्दिक पांड्या आउट हुए, उन्होंने कहा अब मेरी बारी है भाई, अब बाकी गेम मैं संभालूंगा। इवन दो वहां से मैच हमने स्नैच कर लिया था, लेकिन केएल राहुल जो भाई एक कॉन्फिडेंस दिखाना उस मैच में, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब आ जाते हैं हार्दिक पांड्या पे, बताइए भाई। भाई मैं तो इंडिया जो ऑलराउंडर्स की बात कर लें, अगर अगर हम इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे तो सबसे बड़ा रोल है ना भाई वो ऑलराउंडर्स का ही है। चाहे आप अक्षर पटेल ले लो, रविंद्र जडेजा ले लो, हार्दिक पांड्या ले लो। हार्दिक पांड्या की शायद ज़्यादा लोग बात ना करें, पर जो इम्पैक्ट हार्दिक पांड्या अपनी बैटिंग से डाल के गए हैं पिछले 2 मैचेस में, किसी को मतलब इतना कोई उनसे इतनी बात नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया के मैच में 200, हम 220 पे शायद आउट नहीं, सॉरी, न्यूजीलैंड के मैच में 220 210 के आउट हो जाते। आउट है। लास्ट में आके उन्होंने फिर छक्के चौके लगाए और मोमेंटम पूरा शिफ्ट कर दिया। और जो फिनिश कर रहे हैं ना वो जो धोनी जैसे करते थे, उसके बाद इस मैच में भी, पिछले मैच में भी फंस गया था जब कोहली आउट हुआ था। सबको लगा था भाई कोहली आउट हो गया, अब क्या हो सकती है, रन बॉल चाहिए। एक विकेट अगर और ले ली ऑस्ट्रेलिया ने तो मैच फंस सकता है। पर हार्दिक पांड्या ने भाई छक्कों की बरसात ही कर दी और गेम पूरी खत्म कर दी वहां पे कि आपको तो मैं चांस नहीं देने वाला, मैच आखिरी ओवर तक जाएगा ही नहीं, मैं एडन खराब यार मतलब जो खेले बिना देख जो का मेन स्पिनर है, हाँ। आप उसकी कुटाई कर रहे हो और नो लुक शॉट, सामने छक्का मारा। अब भाई उनको पता है यार छक्का है, ये आने दे, कोई आने दे, उनको पता है ये इतना दम से मारा है, इतनी अच्छी कनेक्ट हुई है, छक्का है। सामने जाके थोड़ा सांस ले लेता हूँ, भाई से बातचीत कर लेता हूँ जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है। ये माइंडसेट है। हाँ भाई, अलग ही स्वैग। जब आप इस स्वैग के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ आते हो ना, तो सामने वाली टीम और घबरा जाती है कि भाई इसको रोकें कैसे, क्योंकि इसके चेहरे पे वो शिकन ही नहीं है। छक्का मारने के बाद सामने वाला प्लेयर सोचता है कि अब अगली बॉल आएगी मेरिट पे खेलूंगा। इनको क्या है, अगली बॉल आएगी छक्का ही मारूंगा, फिर हारूंगा, फिर दोबारा जितनी आएगी फिर मारूंगा। आप देखो इस बार की इंडियन बैटिंग लाइनअप देखो, ऑपोजिशन पहले बोलती थी भाई विराट को आउट कर लेते हैं, रोहित को आउट कर लेते हैं, ये फंस जाएंगे। आप अब बैटिंग लाइनअप देखो, श्रेयस अय्यर भी वहां पीछे रन बना रहे हैं। आप नीचे पहले ऐसे लगता था 30 पे 3 हो गए भाई इंडिया गई, अब 30 पे 3 हो रहे हैं तो अक्षर पटेल संभाल लेता है। उसके बाद श्रेयस अय्यर रन बना रहे हैं, केएल राहुल रन बना रहे हैं, नीचे हार्दिक पांड्या भी भरोसा दे रहे हैं कि भाई मैं आउट नहीं होने वाला, मैं फिनिश करके जाऊंगा और टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए भाई इस बैटिंग लाइनअप में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। चलिए बैटिंग की बात कर ली, ऑलराउंडर्स पे आ गए, लेकिन ऑलराउंडर में जडेजा भी बचते हैं और ऑलराउंडर में अक्षर पटेल भी होते हैं। आई थिंक अक्षर पटेल की बात हमने कर ली है। मतलब लगातार ओवर्स में कह सकते हैं कि मानस लाबुशेन को भी आउट किया, जॉस इंग्लिश को भी आउट किया, एंड अच्छी बॉलिंग है यार, मतलब मैं तो सेटिस्फाइड। भाई बहुत बढ़िया बॉलिंग है यार, अनुशीलन की वजह से भी अच्छी बॉलिंग कराई है, सेमीफाइनल में भी अच्छी बॉलिंग कराई है और इस बार भी अच्छी बॉलिंग कराई। चलिए एक स्पिनर से हम दूसरे स्पिनर पे चलते हैं, कुलदीप यादव, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की हम तारीफ कर चुके हैं एंड हम क्या यार, पूरा देश तारीफ कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लाइमलाइट है ना, थोड़ी सी ग्रैब करने की कोशिश करी है कुलदीप यादव ने। इंटेंट अच्छा है, थोड़ी सी पिटाई हुई है, मैं मानता हूँ,
लेकिन जब आपका एक स्पिनर चल रहा है इतना अच्छे से, उसको आपको सपोर्ट करना है, वो सपोर्ट किया है। मार पिटाई हुई है उनकी, लेकिन विकेटें भी चटकाई हैं उन्होंने। ऐसी बात नहीं है कि विकेट लेस गए। तो आप उनको ड्रॉप तो नहीं करोगे? नहीं नहीं यार, मैं सेम सही है ना? सेम सेम देखो, अब इस टाइम फाइनल में आके छेड़छाड़ करना ना, वो टाइम बॉम्ब की कुफियस। हाँ, टाइम बॉम्ब की जो क्लॉक होती है ना, उसके साथ छेड़छाड़ करने जैसा है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके आप क्या मतलब यहाँ पे आके आप ट्राई कर रहे हो। एक विनिंग साइड है जो अनबीटेबल रही है, तो हाँ सेम प्लेइंग 11 विकेट ऐसी परफॉर्म करती है, उस पे जरूर डिपेंड कर सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलियन साइड वाली विकेट हुई तो भी आप कोई छेड़छाड़ मत ही करो यार। दुबई का सेम ही सरफेस है, हर मैच में सेम ही दिखा है। जो विकेट ऑब्जर्व हमने किया है, विकेट मेरे हिसाब से कोर्स पे अब मत चेंज करो, क्योंकि जडेजा की बैटिंग तो आ ही नहीं रही है, और आप कितनी बैटिंग टेस्ट करना चाहते हो? अगर आप 10 नंबर तक बैटिंग खिलाओगे तो आपकी बॉलिंग वीक हो जाएगी ऑटोमेटिक। वो ये सोचेंगे ना कि शायद एक सीमर को ले आए, पर जाएगी। मैं को क्यों ही लाएंगे यार इस मौके पर? आप वही है ना, टेस्ट एंड ट्रायल वाली चीज, ये फाइनल के मौके पर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और मतलब अगर हम कंपेयर करें पेस, और अगर हम कंपेयर करें स्पिन, न्यूजीलैंड अच्छा खेलती है पेस, वो स्पिन भी खेल लेते हैं, ये एडवांटेज उनके पास है। लेकिन वो पेस बहुत अच्छा खेलती है, पेस के अगेंस्ट वो रन बहुत इजीली बना लेके। दुबई की विकेट पे जहां पर इतनी बाउंस नहीं है जितनी एक्सपेक्ट करते हैं हम, अच्छे से आ रही है बॉल यार, बहुत इजीली रन पड़ जाएंगे। स्पिनर्स गेम को थोड़ा सा स्लो कर। स्पिनर्स को न्यूजीलैंड ने फंसाया भी है भाई, तो सेम ही लाइनअप है मेरे यहाँ। तो सेम लाइनअप के साथ इंडियन टीम जा रही है। बाद में आते हैं लाला भाई, और लाला भाई ने बहुत इंप्रेस किया लास्ट मैच में भी, 3 विकेटें, और सेम एल्गोरिथम के साथ गए थे। लाइन लेंथ बहुत अच्छी जा रही है उनकी, कभी कभी थोड़ा भटक जाते हैं, लेकिन अभी तक शमी शमी लगे हैं। क्योंकि इंजरी, इतनी मेजर इंजरी थी, उसके बाद कमबैक, अच्छा कमबैक है, मुझे कोई ऐसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं। फिटनेस पे कोई इशू नहीं है, और लगातार अच्छी लेंथ पे बॉल करा रहे हैं। शमी पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए यार, शमी अपना काम करके दे रहे हैं आपको। एक फाइनल मैच है, और मेरे ख्याल से शायद ये मुझे नहीं पता भाई, ये जो जितने भी प्लेयर्स हैं कभी ना कभी मैं जो रिटायरमेंट लेने ही वाले हैं, इनकी एज ज़्यादा हो गई है। तो शमी के भी बहुत ज़्यादा मैचेस तो नहीं रहते, और मैं चाहूँगा कि इस मैच में एक आईसीसी, मेरे ख्याल से इसके बाद वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप वो खेले ना खेले, शायद उस पे डाउट होगा, पर ये शायद उनका आईसीसी का लास्ट टूर्नामेंट हो। तो एक लास्ट मैच में चाहूँगा भाई बढ़िया परफॉर्मेंस आप करके दो और इंडिया को मैच दिलाओ। सो फाइनल मैच ही परफॉर्म, व्हाट विल हैपन? He take 5 wickets and I expect and India win. इंडिया विन। कितना बन रहा है, कितना टोटल बन रहा है? लेट्स से इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है, अब रोहित शर्मा टॉस तो जीते नहीं है, लेकिन लेट्स से इंडिया अगर बैटिंग कर रही है, कितना टोटल बना रही है? 264. 2 भाई इतना, भाई एग्जैक्ट 264 में रुकिए हम लोग। 60 से 280 के बीच में। मुझे लग रहा है हाँ, टू मैं फाइनल है यार, इस शमिलट इतने आराम से तो रन नहीं। 270 280, लेट्स से 270 280, माय कॉल। भाई का भी उतना ही है लमसम। तो घड़ी यहाँ पे आके रुक रही है। बात को जिता रहे हो यार, किसको जिताऊंगा? ब्लीड ब्लू भाई, ब्लीड ब्लू। भाई न्यूजीलैंड अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो खेलने गले में जीएगा। अगर आप स्पिनर्स को अच्छा खेल ले तो न्यूजीलैंड, तो आपके पास चांस है, नहीं तो आप हारोगे भाई। इंडिया जीत रही है, लेट्स से इंडिया इज विनिंग। कमेंट सेक्शन भर देना, लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ हम इस लाइव को यहीं एंड करते हैं। मैच एंजॉय करो, फाइनल के बाद आपसे शॉर्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो वन टफ प्लीज।